दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ संजय पीटर जी और निखिल भाई का। संजय भाई, निखिल भाई, आपका अतुलनीय प्यार, सहयोग और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं सन 1929 की घटना का शुभारंभ करने जा रहा हूँ, जिसकी कुछ झलकियाँ मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी, ध्यान होगा आपको। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब के कान के बगल से बिल्कुल इतनी दूरी से गोली चलने के कारण उनके जो कान थी उसमें प्रॉब्लम हो गई थी और वो बिंदु खेड़ा शिकार छोड़कर पहले काला डूंगी और फिर वहाँ से नैनीताल आ गए थे। ये मैंने आपको बताया था। उन दिनों नैनीताल ज़िले के जो चौगढ़ नामक क्षेत्र था, वहाँ एक नरभक्षी बाघ ने आतंक फैलाया हुआ था और जिला अल्मोड़ा के तल्ला देश में भी एक और आदमखोर बाघ था जिसने पूरे क्षेत्र को आतंकित कर रखा था। भयानक मैन ईटर हो रखा था। इन दोनों जिलों के डिप्टी कलेक्टर यही चाहते थे कि जिम कॉर्बेट साहब किसी भी तरह से इनके जिलों में जो ये आदमखोर एक्टिव हैं, इनको मार गिराएं और उनके आतंक से मुक्ति करवा दें। दोस्त, आज सुबह से बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो मेरा ट्राइपॉड टूट गया, वो जो स्टैंड था जिससे मैं रख के रिकॉर्डिंग करता था, तो बड़ी मुश्किल से कैमरा अटका के किसी तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कुछ कमियाँ हों तो ध्यान मत देना। अब कहानी में आता हूँ। जिम कॉर्बेट साहब ने जब रेमजे हॉस्पिटल नैनीताल के सर्जन कर्नल बाबर से अपनी जांच करवाई तो इन्हें पता चला कि इनके कान के अंदर गोली की आवाज़ के कारण दाने हो गए हैं, जिस वजह से ये बहुत तकलीफ में थे। इन्हें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा था। सर्जन कर्नल बाबर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख करके जिम कॉर्बेट साहब को कुछ दवाइयाँ वगैरह दी थी और ये सलाह दी थी कि वो अब घर पे रहें और बिल्कुल आराम करें, कुछ नहीं आराम के अलावा। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब वो कहाँ मानते। कान में तकलीफ होने के कारण घर में उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने विचार किया कि इस दर्द से अपना ध्यान हटाने के लिए कहीं किसी शिकार पर निकल लिया जाए। वो दिन सर्दियों के थे और चौगढ़ वाला नरभक्षी बाघ सर्दियों में कुछ कम एक्टिव रहता था। उन दिनों वो थोड़ा सुस्ता अवस्था में रहता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि पहले अल्मोड़ा के जो तल्ला देश है, उस नरभक्षी बाघ के आतंक से वहाँ के लोगों को मुक्ति दिलवाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर चौगढ़ के नरभक्षी को मारेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। क्योंकि मैंने बताया ना, आपको याद भी होगा, मैंने बार बार एक बात का जिक्र किया था कि ये मिशन जिम कॉर्बेट साहब का एक आत्मघाती मिशन था, मतलब सुसाइडल मिशन। दोस्तों, एक शिकारी के लिए उसकी आँख, नाक और कान तीनों का सजग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये तो अपने कान के कारण परेशान थे और उससे सुन नहीं पा रहे थे। वो फूट गया है यही मान के चला जा रहा था और अभियान था नरभक्षी बाघ को मारना। और ऐसी हालत में अगर ये सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं हुआ तो और क्या हुआ यार। जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे कि मैं आत्मघाती मिशन जैसे शब्द का प्रयोग गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी और मज़ेदार घटना घटी, मैं उसका विवरण आपके सामने करता हूँ। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने मिशन में जाने की पूरी तैयारी कर ली और 4 अप्रैल 1929 के दिन ये नैनीताल से निकल गए। इनके साथ 6 लोग और भी थे जो इनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी थे, जिनमें माधो सिंह, राम सिंह, इलाही इलाही एक रसोइया था और गंगाराम जी थे। गंगाराम जी नैनीताल में जिम कॉर्बेट साहब के छोटे मोटे काम वाम कर दिया करते थे और उनके मन में जो है एक बार जिम कॉर्बेट साहब के साथ शिकार पर जाने की एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी। वो चाहते थे कि यार एक बार इनके साथ मैं शिकार पर ज़रूर जाऊँ, नरभक्षी के शिकार पे। तो वो भी तैयार हो गया। उन्होंने कहा चलो यार मैं भी चलूँ। काठगोदाम तक करीब 14 मील चलने के बाद ये लोग इन लोगों ने मतलब शाम की ट्रेन पकड़ी
और फिर बरेली और पीलीभीत होते हुए दूसरे दिन दोपहर के समय ये लोग टनकपुर पहुंच गए। टनकपुर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, माँ पूर्णागिरी दरबार का पहला पड़ाव ही टनकपुर है। टनकपुर में इन्हें एक पेशकार मिला जिसने बताया कि साहब अभी एक दिन पहले ही तल्ला देश के नरभक्षी ने एक लड़के को किल किया है, मार दिया है, और बैंस साहब के आदेश पर 2 जवान झोंटे जिन्हें जिम कॉर्बेट साहब ने चारे के रूप में इस्तेमाल करना था, वो चंपावत से तल्ला देश के लिए भेज दिए गए हैं। मतलब वहाँ से वो रवाना हो गए हैं तल्ला देश के लिए। अब जब आप यहाँ से जाएंगे और वो वहाँ से आएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। उस रात ये लोग टनकपुर में ही रुके। अगले दिन सुबह जल्दी ही इन्हें निकलना था। अगले दिन सुबह ही कॉर्बेट साहब के जो आदमी थे उन्होंने खाना वगैरह पका लिया था और वो अपना खा पी के तैयार हो गए थे, और इन्होंने भी डाक बंगले में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो करना था वो कर लिया था। और उसके बाद ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ 24 मील दूर काला डूंगा के लिए निकल पड़े। दोस्तों ये काला डूंगा है, हाँ, ये अलग जगह है। आप लोग काला डूंगी से कंफ्यूज मत होइएगा। काला डूंगी जिम कॉर्बेट साहब का समर हाउस था, सॉरी विंटर हाउस था, और ये हल्द्वानी से आगे चलकर रामनगर काशीपुर रोड में है जहाँ से नैनीताल का रास्ता कट जाता है, जबकि काला डूंगा टनकपुर के पास है। वैसे स्थानीय भाषा में काला डूंगा को हम लोग करडूंगा बोलते हैं। करडूंगा हमारी जो भाषा है, अरे करडूंगा छो यार, करडंगा, तो ये करडूंगा बोलते हैं। टनकपुर से करीब 12 मील दूर बरमदेव है, और इसके बाद का 13 मील का रास्ता पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। जो माता पूर्णागिरी मंदिर का जो टॉप है, ये जो टॉप है माता पूर्णागिरी मंदिर का, उसकी तलहटी तक जाता है, मतलब बिल्कुल नीचे तक जाता है। और उस जगह से ये रास्ता जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। हालांकि दोनों रास्ते काला डूंगा जाते हैं, मगर एक रास्ता खड़ी चढ़ाई चढ़कर सीधे माता पूर्णागिरी देवी के मंदिर के टॉप में जाके फिर वहाँ से नीचे उतरकर काला डूंगी पहुँचता है। जबकि दूसरा रास्ता मिस्टर कुलियर जो एक इंजीनियर थे उनके द्वारा बनाई गई एक ट्राम लाइन की सीध में जाता है। ये ट्राम लाइन नेपाल से 10 लाख घन फुट साल की लकड़ी को लाने के लिए बनाई गई थी। ये ट्राम लाइन एक जगह पर 4 मील तक शारदा नदी की एक सकरी घाटी से होकर गुजरती थी। बहुत पतली, बहुत सकरी सी घाटी थी, 4 मील की, उससे होकर के ये गुजरती थी। हालांकि ये ट्राम लाइन तो कई सालों पहले शारदा नदी में कभी बाढ़ आई होगी तो उसमें बह गई थी। हाँ दोस्तों, एक बात मैं और क्लियर करूँ, शारदा नदी को पहाड़ में, उत्तराखंड में, खासतौर पर कुमाऊं के क्षेत्र में महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी, महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। उस रास्ते का कुछ भाग जो विस्फोट करके उड़ाया गया था अभी भी बचा हुआ था, वो वैसा ही था। ये रास्ता थोड़ा कठिन तो था, थोड़ा क्या काफ़ी कठिन था, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने इसी रास्ते से जाना उचित समझा। उनको लगा कि नहीं, ये रास्ता ठीक है। इस रास्ते में इनके आदमियों को चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। एक तो भारी भरकम सामान और उटपटांग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, पाँव जमाने पड़ रहे थे, बड़ी मतलब परेशानी से ये अपना चल रहे थे। ये लोग उस सकरी घाटी में केवल आधा रास्ता ही चले थे कि रात हो गई। अब इन लोगों को अपना कैंप स्थापित करने के लिए जो है जगह ढूंढनी थी, कोई सेफ प्लेस, कोई सुरक्षित जगह को चुनना था। लेकिन इन लोगों को कोई भी ऐसी सुविधाजनक जगह नहीं मिल पा रही थी जहाँ पर ये कैंप लगा सकें। खैर थोड़ी देर ढूंढने ढांढने के बाद फाइनली इन्हें एक जगह मिल गई जिसके ऊपर साइड से जो है बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जिस वजह से वो पूरी तरह सुरक्षित थी। इस जगह पर ऊपर से पत्थरों के गिरने का भी कोई डर नहीं था क्योंकि चट्टानें थी ऊपर से, और ना किसी तरह की कोई और परेशानी आने की संभावना थी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार, अब यहीं पर अपना कैंप लगा लिया जाए। जिम कॉर्बेट साहब ने अपना रात का खाना खा लिया था। वो तो अपना हल्का फुल्का खाने वाले थे, उन्होंने अपना खा लिया था, और उनके आदमी नदी में जो लकड़ियाँ वगैरह बह कर के आ रही थी उनको इकट्ठा करके उन्हें जलाकर वो अपना खाना वगैरह बना रहे थे। वो लोग ज़्यादा थे, अपना खाना वाना बना रहे थे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जिम कॉर्बेट साहब अपने कपड़े उतार कर बिस्तर पर लेट गए और एक सिगरेट जलाकर पीने लगे। टनकपुर से रेल से उतरने के बाद ये लोग लगभग
मतलब टनकपुर से करीब 16 मील का रास्ता ये तय कर चुके थे। रेल से उतर के नहीं, टनकपुर से जहाँ ब्रेकफास्ट इन्होंने किया वहाँ से 16 मील का रास्ता तय कर चुके थे और काफ़ी कठिन रास्ता होने के कारण थके हुए भी थे। जिम कॉर्बेट साहब आराम से अपनी इस बिस्तर पे लेटे हुए सिगरेट के कश लगा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र सामने के पहाड़ पर पड़ी, जो नेपाल में था। तो वहाँ पर इन्हें 3 रोशनियाँ दिखाई पड़ी। नेपाल में हर साल जंगलों को जलाया जाता था और जलाने का जो काम है वो अप्रैल की शुरुआत में किया जाता था। अब वो ऐसे लेटे हुए हैं और सामने के पहाड़ में देख रहे हैं 3 रोशनियाँ उनको दिख रही हैं। इन रोशनियों को देखकर जिम कॉर्बेट साहब ने यही आइडिया लगाया कि उस सकरी घाटी के नीचे की तरफ से जो हवा चल रही है उसने किसी सूखी लकड़ी को सुलगा दिया होगा, जिससे आग लग गई है। ये बिस्तर में लेटे लेटे उस आग को देख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उस आग से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे वो आग का जो जो आग दिख रही थी उससे थोड़ा सा ऊपर 2 और आग की लपटें प्रकट हो गई हैं। 2 और हो गई हैं और इन 2 लपटों में से जो बाईं तरफ वाली लपट थी वो नीचे आई और पहली वाली रोशनी में मिलकर वो विलीन हो गई। अब इन्हें समझ में आया कि ये आग नहीं बल्कि रोशनियाँ थी, जो 2 फुट व्यास की और समान आकार की थी, मतलब एक सी थी दोनों, और वो बिना टिमटिमाए और बिना धुएं के लगातार जल रही थी, जैसे लालटेन। उसके थोड़ी ही देर बाद कुछ और रोशनियाँ प्रकट हो गई। उनमें से कुछ बाईं ओर, कुछ पहाड़ के ऊपर, कुछ कहीं, मतलब ऐसे काफ़ी रोशनियाँ और प्रकट हो गई। जिम कॉर्बेट साहब को ये लगा कि शायद कोई राजा शिकार खेलने के लिए आया होगा और उसका कोई कीमती सामान वगैरह इस जगह पे खो गया होगा और अब उसके अपने आदमी जो हैं उसके वो लालटेनों के साथ उसे ढूंढने के लिए आए हुए हैं। तो इनके दिमाग में तो यही था। अब सब देख रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब के आदमी भी उन रोशनियों को देख करके ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे थे कि ये रोशनियाँ कैसी हैं, आखिर ये क्या रोशनियाँ हैं। और उतना ही जिम कॉर्बेट साहब खुद भी हो रहे थे कि यार ये रोशनियाँ कैसी, मतलब ये क्या क्या हो क्या रहा है वहाँ। नीचे की तरफ जो शारदा नदी थी वो एकदम शांति के साथ बह रही थी, कोई शोर नहीं, बिल्कुल शांति के साथ। और वातावरण में भी किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं था, जैसे अमूमतः होता है, वो सब कुछ नहीं था, एकदम शांति थी। इन्होंने अपने आदमियों से पूछा कि भाई क्या तुम्हें कोई किसी तरह की कोई आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, तुम लोग कुछ सुन पा रहे हो? लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, उन्हें तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। और उन रोशनियों के बीच की जो दूरी थी वो करीब, इनसे और रोशनी के जो बीच की दूरी थी वो करीब 150 गज थी। अब किसी तरह की अटकलबाजी लगाना कि पहाड़ में दूसरी तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। और वैसे भी ये लोग दिन भर के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण थके हुए थे, तो अपने अपने बिस्तरों में जाकर सो गए। सब कुछ शांति से बीत रहा था। आधी रात के समय इनके कैंप से थोड़ा ऊपर की चट्टानों से एक घुरड़ जो होता है उसने एक अलर्ट कॉल करी और उसके कुछ ही देर बाद जो है एक बाघ बड़ी ज़ोर से दहाड़ा। खैर उसके बाद फिर जो है वहाँ पूरी शांति छाई, मतलब कोई फिर किसी डिस्टर्बेंस नहीं रहा, ये लोग अपना आराम से सोए। जिम कॉर्बेट साहब ने रात में ही अपने आदमियों से कह दिया था कि अब उनके सामने एक कठिन चढ़ाई वाला लंबा रास्ता है, इसलिए इन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह यहाँ से निकलना पड़ेगा। सुबह के समय लगभग सूर्योदय जब होने वाला था तब इनके आदमी ने इन्हें एक कप चाय ला के दी। इन्होंने चाय वगैरह पी, अपना फ्रेश वगैरह हुए और इसी बीच इनके आदमियों ने कैंप को डिस्पेंटल कर लिया था, सारा सामान वगैरह लपेट कर जो है संभालना शुरू कर दिया था। ये सारा काम भी जल्दी ही पूरा हो गया, यानी कि सारा कैंप हटा लिया गया। सब कोई बहुत ज़्यादा काम तो करना नहीं था, जो भी था वो इन्होंने पूरा कर लिया। इनका इनका खानसामा इलाही और बाकी के साथी एक सीधी लाइन बनाकर एक पतले से रास्ते से नीचे घाटी में उतरे, जहाँ पर मिस्टर कुलियर के दिनों से ही एक लोहे का पुल बना हुआ था, एक पुल था वहाँ पे लोहे का। उस पुल पर चढ़कर जिम कॉर्बेट साहब की नज़र उस पहाड़ पर पड़ी
जिस पहाड़ पर पिछली रात इन्होंने रोशनियां देखी थी, कुछ ही देर में सूर्योदय हो जाने वाला था और सारी चीज़ें जो है स्पष्ट दिखाई पड़ने वाली थी। तो सब कुछ क्लियर दिखने वाला था, सनलाइट हो जाती, सब कुछ साफ साफ दिखता। जिम कॉर्बेट साहब ने शारदा नदी के पानी की सतह से, यानी कि नदी की सतह से पहाड़ की चोटी, जो पहाड़ का जो टॉप था सामने वाला, वहाँ तक, और पहाड़ की चोटी से फिर पानी की सतह तक, उस पहाड़ के एक एक फुट का पहले अपनी सामान्य आँखों से और फिर दूरबीन की सहायता से बहुत अच्छी तरह निरीक्षण किया। इन्हें वहाँ पर किसी भी इंसान के होने के कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़े। इन्हें ऐसा कोई भी आभास नहीं हुआ कि वहाँ पे रात में कोई इंसान आया होगा। और जो इनका ख्याल था कि रात में ये सोचे थे ना कि कोई लकड़ी जो है वो सुलग रही है, वो भी गलत साबित हो गया, क्योंकि उस क्षेत्र को देखकर ही पता चल रहा था कि वहाँ की वनस्पति पिछले 1 साल से जलाई ही नहीं गई थी। वहाँ की जो घास वगैरह थी उसको 1 साल से जलाया ही नहीं गया था। पहाड़ के टॉप से लेकर नीचे नदी तक का सारा भाग चट्टानी था, जो चट्टान होती वैसा था, जिसमें कुछ छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियाँ उगी हुई थी। और जिस जगह पर रोशनी दिखाई दी थी, ये ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर रोशनियाँ दिखाई दी थी वो एक समकोण वाली चट्टान थी, जो इतनी चिकनी और सपाट थी उस पर कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता था। उस चट्टान पर जाने के 2 ही तरीके हो सकते थे, या तो रॉक क्लाइंबर्स जिस तरह से पहाड़ियों पर चढ़ते हैं रॉक क्लाइंबिंग करते हुए रोप्स की सहायता से, वैसे चढ़ा जाए, या पहाड़ के ऊपर से कोई रस्सी लटका दी जाए और उसको पकड़ करके या आदमी को बांध कर उससे नीचे उतारा जाए, जिससे मतलब हम लोग एक टेक्निकल लैंग्वेज में रैपलिंग बोलते हैं, मतलब उस रैपलिंग करते हुए कोई नीचे उतरे। तो यही 2 सामान्य अवस्था में उस चट्टान में आया जा सकता था। अदरवाइज उस चट्टान में कोई नहीं आ सकता था, जो भी आता फिसलता और गिरता। किसी भी तरह से उस चट्टान में नहीं जाया जा सकता था। तो ऐसी हालत में, ऐसे में रात के समय वहाँ कौन रहा होगा जो रोशनी कर रहा था, है ना यक्ष प्रश्न। ये एक बड़ा अजीब सा प्रश्न अब इनके सामने खड़ा हो गया था। अब आप लोग दोस्तों खुद सोचो, जिस जगह पर जाया ही नहीं जा सकता है वहाँ पर कोई रात में उजाला लेकर कैसे चला गया होगा, और वो भी एक नहीं, कई कई लोग। तो क्या वो कोई भूत प्रेत का मामला था या कोई दैवीय शक्ति? दोस्तों अभी हम कुछ देर तल्ला देश के आदमखोर बाघ को भूल जाते हैं और इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, ये रोशनियां कैसे और क्या थी। हम लोग बीच की घटना से हटकर सीधे चलते हैं 9 दिन के बाद की घटना पर, ठीक है, क्योंकि बीच के ये 9 दिन उस तल्ला देश के आदमखोर को मारने की घटना के हैं, जो 9 दिनों के बाद जब जिम कॉर्बेट साहब का अभियान सफल रहा, यानी कि 9 दिनों में बाघ को मार दिया, तो वापसी में ये एक रात कालाडूंगा में रुके। दोस्तों किसी भी नेचर लवर के लिए या फिशिंग के शौकीन लोगों के लिए ये पूरे कुमाऊं क्षेत्र में कालाडूंगा जैसी जगह के बराबर कोई दूसरी जगह नहीं है। यहाँ पर एक बंगला भी था जिसे कुरियर साहब ने अपने रहने के लिए बनवाया था जब उन्हें नेपाल से लकड़ी हिंदुस्तान लानी थी। अब ये घर एक डाक बंगले के रूप में परिवर्तित हो चुका था और सरकार के अधीन था। इस बंगले के सामने सीढ़ीदार खेत थे जो नीचे शारदा नदी तक चले गए थे, जिनमें पहले कभी खेती होती रही होगी किसी ज़माने में, लेकिन अब वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई थी, जिनमें सुबह और शाम के समय सांभर और चीतल, हिरन वगैरह ये चढ़ते हुए आराम से देखे जा सकते थे। बंगले का जो पिछला हिस्सा था, पीछे की तरफ का जो हिस्सा था, उस तरफ एक बहुत सुंदर और बड़ा घना जंगल था जिसमें बाघ और गुलदार वगैरह, तेंदुए वगैरह वो थे। इसके अलावा मोर, जंगली मुर्गा, खलिस, फिजेंट जैसे कई पक्षी भी रहते थे। बंगले के नीचे बड़े तालाबों और पानी की धारा में सबसे बढ़िया मछली मारी जा सकती थी जिसे महाशीर बोलते हैं। कुल मिलाकर ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी
कि ये जगह शिकारियों के लिए या प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक सबसे उपयुक्त, सबसे अनुकूल जगह थी। बड़ी खूबसूरत जगह। खैर इन लोगों ने अगले दिन सुबह जल्दी ही कालाडूंगा छोड़ दिया। अब जब ये छोड़ रहे थे तो गंगाराम जी ने बोला कि भाई वो पहले पूर्णागिरि मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद टनकपुर आएंगे। तो उन्होंने मंदिर को जाने वाला रास्ता पकड़ा और बाकी के लोग उसी रास्ते से, शारदा की तंग घाटी वाला रास्ता जिससे ये लोग आए थे, उसी तरफ से वापसी हो लिए। गंगाराम जी की बड़ी इच्छा थी कि वो पूर्णागिरि माता जी के दर्शन के लिए जाएं और उन्हें धन्यवाद बोलें कि उनके आशीर्वाद से जिम कॉर्बेट साहब का इस तल्ला देश का जो नरभक्षी बाघ है इसको मारने का अभियान सफल रहा। ये जो सुसाइडल मिशन रहा ये सक्सेसफुल रहा। हालांकि इस रास्ते पर इन्हें 10 मील ज़्यादा चलना पड़ा था गंगाराम जी को, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं करी। उन्होंने कहा नहीं, सब ठीक है, इसी से चलो। और वो माता के दर्शन के लिए निकल गए। अब जब वो जा रहे थे तो जिम कॉर्बेट साहब ने उनसे कहा कि आप गंगाराम जी जा तो रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा, जो मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले जो पुजारी हैं उनसे बातें करके उन रोशनियों के बारे में सारी जानकारियां जरूर प्राप्त कर लीजिएगा कि वो कैसी रोशनियां थी, क्यों थी, क्या हुई, वो क्या चीज़ थी जो इन्होंने तल्ला देश को जाते समय देखी थी। इसके बाद गंगाराम जी पूर्णागिरि मंदिर के, माता के मंदिर की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता था उस पर जो है अपना वो आगे बढ़ गए। अब शाम के समय जब गंगाराम जी जिम कॉर्बेट साहब और अपने अन्य साथियों से टनकपुर में आकर मिले, माधव सिंह, इलाही और बाकी जो लोगों से आकर मिले, तो उन्होंने उन रोशनियों के विषय में जो कुछ भी पुजारियों ने बताया था उसे जिम कॉर्बेट साहब को बताना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को बता दिया। जिस रास्ते से गंगाराम जी जा रहे थे वो रास्ता भी आगे जाकर 2 रास्तों में बढ़ जाता था। जो माता पूर्णागिरि देवी मंदिर की पूजा आराधना को समर्पित हो और जहाँ से हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, एक रास्ता बरमदेव से और दूसरा कालाडूंगा से आता है। और ये दोनों रास्ते पहाड़ की उत्तरी चोटी से थोड़ा नीचे एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। इस जगह पर एक मंदिर बना हुआ है जो परम पावन माँ पूर्णागिरि का ही मंदिर माना जाता है, क्योंकि मुख्य मंदिर जो पर्वत की चोटी पर है उन दिनों वहाँ तक जाना आसान नहीं हुआ करता था। बड़ा कठिन रास्ता था। जो पुराने लोग हैं वो लोग बता सकते हैं कि पूर्णागिरि मंदिर पहले कैसे जाते थे। एक बहुत पतली सी दरार से घास को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ना पड़ता था और ऐसी मान्यता थी मुख्य मंदिर तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिस पर माता की असीम कृपा हो। यानी कि माता जिसको दर्शन देना चाहें वही वहां तक पहुंच सकता है, कोई दूसरा नहीं। यदि कोई ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करता था तो हजारों फीट नीचे गहरी खाई में गिरकर या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी या वो व्यक्ति अंधा हो जाता था। इसलिए अधिकांश श्रद्धालु, जिनमें बुजुर्ग ज़्यादा होते थे, वो नीचे मंदिर में ही माता की पूजा अर्चना वगैरह कर लिया करते थे, वहीं पे माता के दर्शन प्राप्त कर लिया करते थे। पहाड़ की चोटी का जो मंदिर है उसमें जो पूजा का समय था वो सूर्योदय के समय शुरू होता था और दोपहर तक वो पूजा पूरी हो जाती थी। इसके बाद किसी को भी नीचे से मंदिर से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। सबको रोक दिया जाता था कि नहीं, ऊपर नहीं जाना है। ऐसा कहा जाता था कि माँ पूर्णागिरि का आदेश है कि दोपहर के बाद कोई भी व्यक्ति उनकी प्रतिमा तक ना आए, कोई भी। दोस्तों, कई सालों पहले एक साधु जो कुछ ज़्यादा ही उत्साही था, कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी था, उसने माता के आदेश को नहीं माना और वो उस चट्टान पर जा चढ़ा जहाँ जाना मना था, जहाँ पर माता का मुख्य मंदिर था। उसका सोचना ये था कि वो ऐसा करने पर, अगर वो ऐसा कर लेगा तो वो माता पूर्णागिरि देवी के बराबरी का दर्जा पा लेगा। लेकिन उसकी इस हरकत से माता बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने गुस्से में भरकर उस साधु को नदी के उस पार वाले पहाड़ पे फेंक दिया, उस चट्टान पे जो जहाँ पे रोशनियाँ दिखी थी। और जो रोशनियाँ जिम कॉर्बेट साहब और उनके अन्य साथियों ने देखी थी
ये रोशनियाँ वही साधु करता है जिसे पूर्णागिरि के दरबार से हमेशा के लिए खदेड़ दिया गया था। और ये जो रोशनियाँ थी ये उन दीपों की थी जिन्हें जलाकर वो देवी माँ की पूजा अर्चना करता है, उनसे क्षमा मांगता है। जो देवी माँ उससे 2000 फुट ऊपर विराजित हैं। पूर्णागिरि माता का जो मंदिर है वहाँ पे विराजित है। ये रहस्यमय रोशनियाँ किसी निश्चित समय में ही दिखती हैं। इन लोगों ने उस रोशनी को 5 अप्रैल को देखा था और वो रोशनियाँ सबको नहीं, केवल सौभाग्यशाली लोगों को ही दिखाई देती हैं। और ये सौभाग्य जिम कॉर्बेट साहब और उनके साथ के आदमियों को मिल गया था, क्योंकि ये लोग उन पर्वतीय निवासियों की सहायता के लिए जा रहे थे जिन पर देवी माता की अपनी कृपा दृष्टि रहती थी। दोस्तों, लगती ना एक परिकल्पना जैसी, लेकिन ये सच्चाई है। संक्षेप में कहूँ, ये उन रोशनियों के बारे में वो जानकारियाँ थीं जो गंगा राम जी पूर्णागिरि से लेकर के आए थे और जिम कॉर्बेट साहब को उस समय दे रहे थे जब वो टनकपुर में अपनी रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे वापस काठगोदाम जाने के लिए। जिम कॉर्बेट साहब के नैनीताल पहुंचने के कुछ हफ्तों के बाद इनके पास पूर्णागिरि माता के मंदिर के जो रावल थे, दोस्तों रावल बोलते हैं जो मेन पुजारी जो होते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी को, उनको रावल बोलते हैं। तो रावल जी वो जिम कॉर्बेट साहब से मुलाकात करने के लिए नैनीताल आए। वो जिम कॉर्बेट साहब से स्थानीय समाचार पत्रों में जो पूर्णागिरि की रोशनियों के बारे में जो कुछ भी लेख जिम कॉर्बेट साहब ने प्रकाशित किया था, उस समाचार के सिलसिले में बातचीत करने के लिए आए थे और इन्हें इस बात की बधाई देने के लिए भी आए थे कि जिम कॉर्बेट साहब इकलौते ऐसे यूरोपियन थे जिन्हें उन दिव्य दैवीय रोशनियों को देखने का मौका मिला। किसी भी यूरोपियन इंडियंस को ही देखने को नहीं मिलता था, वो तो यूरोपियन है। ये एक बहुत बड़ा सुअवसर था जो जिम कॉर्बेट साहब को प्राप्त में हुआ था। असल में हुआ ये था कि जब जिम कॉर्बेट साहब ने इस घटना को सुना तो उन्होंने उसे तुरंत कागज़ में लिखकर अखबारों में प्रकाशित करवा दिया था और अपने इस लेख में उन्होंने रोशनियों के बारे में वही स्पष्टीकरण दिए जो उन्होंने देखे थे, जो उन्हें दिखाई पड़े थे। और साथ ही उन्होंने लिखा था कि यदि किसी को इस बात पर विश्वास ना हो तो वो लोग कुछ बिंदुओं को अपने दिमाग पर ज़रूर रखें, कुछ चीज़ों को अपने दिमाग पर ज़रूर रखें और सोचें। जैसे पहली, रोशनियाँ एक साथ प्रकट नहीं हुई थी। दूसरी, वो सारी एक समान आकार की थी, लगभग 2 फुट व्यास की, ना बड़ी ना छोटी। तीसरा, वो हवा से प्रभावित नहीं हो रही थी। चौथा, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में समर्थ थी, यानी कि यहाँ से वहाँ, इधर उधर वो मूवमेंट कर सकती थी। मुख्य पुजारी जी यानी रावल जी का बोलना था कि ये बिल्कुल सच्चाई है, इसका कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता है। और इस बात पर खुद जिम कॉर्बेट साहब भी सहमत थे, क्योंकि उन्होंने खुद उन्हें देखा था। अगर किसी से सुना होता तो शायद विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था, तो विश्वास नहीं करने का तो कोई चांस ही नहीं था। इस घटना के 1 साल के बाद ये लॉर्ड मैल्कम हैली के साथ मछलियों का शिकार कर रहे थे। हैली साहब जो उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा संयुक्त प्रांत के बारे में स्पष्ट कर दूँ। संयुक्त प्रांत इंग्लिश में यूपी था, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि यूनाइटेड प्रोविंस था। बाद में उत्तर प्रदेश बना और फिर उत्तर प्रदेश के बाद इसमें से उत्तराखंड अलग होकर एक अलग राज्य बन गया। तो सर मैल्कम हैली ने भी जिम कॉर्बेट साहब के लेख को पढ़ा था, उन्होंने भी उस लेख को पढ़ा था। दोस्तों, आज का जो अपना ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, पहले समय में उसका नाम मैल्कम हैली के नाम से ही जाना जाता था, हैली नेशनल पार्क के नाम से था। तो अब वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। खैर, ये लोग जब उस तंग घाटी के नज़दीक पहुंचे तो सर हैली ने जिम कॉर्बेट साहब से कहा कि उन्हें ठीक ठीक उस जगह की तरफ इशारा करके बताओ जहां पर उन्होंने रोशनियां देखी। इन लोगों के साथ 4 मछुआरे, वो नाविक थे।
और जिन्हें जो जिस नाव को ये चला रहे थे उसे सारनिया कहा जाता है। ये फूली हुई खालों से बनाई जाती है और वजन में हल्की होती है, तो बहाव के विपरीत दिशा में भी अच्छी तरह से चल लेती हैं। ये 4 नाविक उन 20 आदमियों के दल के सदस्य थे जिनको अपने कुमाऊं के एक ठेकेदार ठाकुर दान सिंह बिष्ट जी ने कुमाऊं और नेपाल की जो ऊंचाइयां थी वहां से चीड़ की शहतीरों को बरमदेव के बूम तक बहाने के कार्य के लिए रखा हुआ था, क्योंकि लकड़ी नदी में बहाई जा रही थी। कुछ ही देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर खड़ी चट्टानें थी और जिन्हें मिस्टर कूलियर ने विस्फोटों से उड़ाकर ट्राम लाइन डाली थी। यहाँ पर एक रेतीला तट था जिस पर जिम कॉर्बेट साहब और उनके आदमियों ने तल्ला देश जाते समय रात गुजारी थी। जिम कॉर्बेट साहब के आदेश पर नाव को उसी रेतीले किनारे पर लगा दिया गया और फिर इन्होंने वहाँ से खड़े होकर हेली साहब को इशारा करके उस जगह के बारे में बताया कि साहब ये वो जगहें हैं जिस जगह पर इन्होंने जिम कॉर्बेट साहब ने रोशनियाँ देखी थी। अब हेली साहब ने नाविकों से पूछा कि भाई तुम लोग तो इस रूट पे रोज़ आते जाते हो, क्या कभी तुम लोगों ने कभी ऐसी कोई रोशनी देखी? लेकिन उन लोगों ने जवाब दिया कि नहीं साहब, उन लोगों ने तो कभी भी इस तरह की कोई रोशनियाँ या किसी तरह की कोई असामान्य घटना घटते हुए ऐसा कुछ कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा। तो अब जिम कॉर्बेट साहब ने उन नाविकों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने इतने सालों में कभी अपने काम के दौरान इस घाटी में इस जगह पर अपनी रात गुजारी है? तो उन लोगों ने जवाब दिया नहीं साहब, ना तो उन्होंने और ना ही किसी उनके जानने वाले ने यहाँ कभी कोई रात बिताई, क्योंकि ये तो भैया भूत प्रेतों की वाली जगह है, यहाँ तो भूत प्रेतों का वास है, इसलिए यहाँ पे रात में कोई नहीं रहता। जिस जगह पर ये लोग खड़े थे वहाँ से करीब 2000 फीट ऊपर एक सकरी दरार थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धालुओं के आवागमन के कारण चिकनी हो गई थी और 50 फुट तक एक समकोण पर खड़ी चट्टान से होकर जाती थी, मतलब ऐसे जाती थी। पूर्णागिरि की चढ़ाई के बारे में तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे हाथ से पकड़कर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। पुजारियों द्वारा तीर्थयात्रियों की जान बचाने के लिए कई तरह की सावधानियां बरती जाती थी, लेकिन उसके बावजूद इस सकरी दरार से गुजरते समय कई लोग गिरकर मर जाते थे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। कई लोग गिर के मर चुके थे। बाद में मैसूर के महामहिम महाराज ने उस चट्टान पर नीचे से लेके मंदिर तक स्टील की एक जो है मजबूत रस्सी को खींचकर लगवाने के लिए एक धनराशि दान करी थी, भारी धनराशि दान करी थी कि यहाँ पे स्टील की एक रस्सी लगा दी जाए, चेन लगा दी जाए। स्टील की रस्सी लग जाने के कारण गिरकर मरने वालों की संख्या में कमी ज़रूर आ गई थी। जो पहले जो लोग मर रहे थे उसकी संख्या कम हो गई थी, लेकिन गिर अभी भी रहे थे। और जिम कॉर्बेट साहब का मानना था कि पहाड़ की तलहटी पर जो आत्माएं रहती होंगी वो कोई बुरी आत्माएं नहीं होंगी, बल्कि अच्छी और सात्विक आत्माएं होंगी जो माता के दर्शन के लिए आती हैं और अपने मोक्ष प्राप्ति के इंतज़ार में यहाँ पर रहती होंगी। तो दोस्तों, ये घटना इस बात को साबित करती है कि उत्तराखंड देवभूमि है और आज भी उत्तराखंड में देव जागृत अवस्था में है और इस बात का सबूत आए दिन हम लोगों को मिलते रहते हैं। कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे उन 9 दिनों का वर्णन, जो 9 दिन तल्ला देश के आदमखोर बाघ को मारने में लगे। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि मैं इस घटना को बार बार जिम कॉर्बेट साहब का सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों कह रहा हूँ, तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा ना अपनी उत्तरांचल डायरीज़ के साथ, क्योंकि इसके बाद का सारा घटनाक्रम मैं अगले एपिसोड में सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा आप लोग जानती हैं कि मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।
हालत ये हो गए हैं कि अब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है, एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया है। अब ये दुःख खबर है या क्या है, मैं क्या कहूँ इसे। अब सीधे इंजेक्शन लग रहे हैं। ये देखिए, ये हाथ देख रहे हैं आप, ये वीवो बधा हुआ है। इससे सुबह और शाम दोनों टाइम 3-3 इंजेक्शन लग रहे हैं, यानी कि 6 इंजेक्शन रोज़ के लग रहे हैं। फिर भी आप लोगों की दुआओं का असर है कि मैं बैठकर आपको कहानी सुना पा रहा हूँ। ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अरदास करी वाहेगुरु जी से, जो आपने अल्लाह से मेरे लिए दुआ करी, भगवान से प्रार्थना करी। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबका आभार और अभिनंदन। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आप उत्तरांचल डायरीज़ को इतना मान और सम्मान दे रहे हैं, जो अतुलनीय है। जो भी नए मित्र आज पहली बार आए हैं, उन सबसे निवेदन करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और एक प्रार्थना यार, मैं आप अपने सभी मित्रों से करना चाहता हूँ। देखो, घंटी भी बोल गई कि यार प्लीज़ थैंक यू वाले ऑप्शन का प्रयोग ज़रूर करें, और अपनी श्रद्धा से जो भी बने वो डोनेशन ज़रूर दें यार, ज़रूरत है बहुत। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की, और मिलता हूँ जल्दी ही ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो ओके, बाय बाय। हाँ, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।